क्योंकि एक सिद्धांत है लोकतंत्र में, जो संख्या में ज्यादा होता है वही भारत का शासक होना चाहिए था, लेकिन 85% मूल निवासी बहुजन समाज होने के बावजूद भी वो शासक नहीं है, बल्कि शासक मनुवादी चंद % लोग हैं। वो कहीं ना कहीं हमें गुमराह करते रहे हैं। हम जाति और धर्म और नेता के नाम पर वोट देते रहे, विचारधारा और उद्देश्य पर वोट नहीं किया, जिस वजह से आज तक मूल निवासी बहुजन समाज शासक नहीं बन पाया। और बहुसंख्यक लोग जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किए हैं, अनुच्छेद 340 और 41 और 42 संवैधानिक अधिकार, बाकी अधिकारों को अगर चर्चा ना करें और केवल इन अधिकारों की चर्चा कर लें अनुच्छेद की, तो ये अनुच्छेद आपको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के बाद अगर संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है तो निश्चित रूप से मूल निवासी बहुजन समाज का उत्थान होगा। लेकिन जो शासक वर्ग मनुवादी रहे हैं, उन मनुवादियों ने आज तक भी संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया। उनकी मंशा, जो शासक वर्ग है, वो ईमानदार लोग नहीं है। इसी वजह से आज भारत में इतनी बड़ी समस्याओं का निर्माण कर दिया गया है, जिन समस्याओं की वजह से आज भारत में एक विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई। अगर आप देखते हैं अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट देखिए, उसमें 83 करोड़ 84 लाख लोगों की इनकम 6 रुपए से लेकर 20 रुपए है। 6 रुपए कमाने वाला व्यक्ति या 20 रुपए अधिकतम कमाने वाला व्यक्ति भी मान लें अगर, तो क्या एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी वो टिकट खरीदने की औकात है उसकी? 84 करोड़ लोगों के लिए एक झटके में लोकतंत्र इन मनुवादियों ने खत्म कर दिया। वहां वो टिकट भी भरने लायक नहीं छोड़े, बल्कि ये भुखमरी, अर्ध भुखमरी के आंकड़े हैं। 84 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट अगर देखें, जो माइनॉरिटी के बारे में आई थी, तो उसमें रिपोर्ट में दिया कि SC और ST से भी बदतर मुसलमानों की स्थिति आजाद भारत में हो गई है। तो मुसलमानों की स्थिति भी खराब है। तो लगभग 100 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। अब बचे कितने? मनुवादी अगर 15% माने तो 20-25 करोड़ तो ये भी हैं, और जनसंख्या 130-35 करोड़ सारी बताई जाती है। तो मूल निवासी बहुजन समाज को उस हालत में पहुंचा दिया गया है जिस हालत में वो चुनाव लड़ने लायक उसकी औकात नहीं छोड़ी है। अब ये बहुजन नेता नहीं बोलते, चलिए कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी या मनुवादियों की पार्टियां हैं, लेकिन जो आपकी अपनी पार्टी कही जाती हैं, जिन्हें आप अपना नेता बोलते हो, जो 131 सांसद SC ST के चुनकर जाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते? उन्हें तो बोलना चाहिए। उनके ना बोलने का कारण आज ये परिणाम सामने आया कि आज भयंकर स्थितियां उत्पन्न हो गई और इन मनुवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि ऐसे ऐसे कानून पास करने लगे जो हमारे सीधे सीधे विरोध में है और संविधान के विरोध में है। संविधान को ताक पर रखकर ये कानून बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे विरोध में इतने जाति के आधार पर अन्य अत्याचार होता है कि वो जाति पूछी और मारपीट करना शुरू कर दिया। घोड़ी पर चढ़ रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं, तब भी मार रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाएं बाबूराम कोरी ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर छपवाया, तो शादी के 3 दिन बाद ही बाबूराम कोरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया पुलिस ने। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं गैर कानूनी नहीं है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, और हम अगर नहीं मानते तो ये भी हमारा व्यक्तिगत मामला है। कौन हमें ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को जबरदस्ती मनवा देगा? तुम कौन होते हो हमें मनवाने वाले? अरे हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम बाबा साहब के अनुसार जो बाबा साहब मानते थे हम उसको मानते हैं। लेकिन ये मनुवादी केवल इस आधार पर गैर कानूनी नहीं है, लेकिन संविधान को ताक पर रखकर उनको जेल भेजा। लेकिन मनुवादी नेता तो चुप हैं, लेकिन आपके मूल निवासी बहुजन समाज के नेता क्यों चुप हैं? सवाल नहीं खड़ा होता क्या? अरे ये क्यों चुप हैं?
मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई, हाथरस में, आपके हाथरस तो पास में ही है। उस बहन की जीभ काट दी गई, रेप कर दिया गया और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। ना सही समय पर एफआईआर दर्ज हुई, ना ही उसका मेडिकल समय पर कराया, बल्कि सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर रात को 12-1 बजे उस शव को जलाया। कहां लिखा है ऐसा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबरदस्ती? बल्कि उसके परिवार को पुलिस से बंधक बना दिया, किसी से बात नहीं करोगे, कोई उस परिवार से मिल नहीं सकता। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र आज कहीं नहीं बचा। अगर लोकतंत्र होता तो विपक्ष मजबूत होता, और विपक्ष मजबूत होता तो ये निरंकुश सरकार नहीं होती। बीजेपी की केंद्र और यूपी की सरकारें निरंकुश सरकारें हैं। ये सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम के घोटाले से चुनी हुई सरकार हैं। अगर ये ईवीएम के घोटाले से चुनी हुई सरकार है तो लोगों की और देशवासियों की चिंता क्यों करेंगे? इन्होंने कानून बनाया, एनआरसी का कानून बनाया और प्रचारित किया। एनआरसी का जो कानून है वो मुसलमानों के विरोध में है, मुसलमानों के विरोध में है। क्या वो मुसलमानों के विरोध में है? केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। असम का उदाहरण देखा जा सकता है, जहां इन्होंने एनआरसी लागू की, वहां पर 19,48,000 इनके द्वारा जो मांग की गई दस्तावेजों की, उल जलूल दस्तावेजों को पूर्ति नहीं कर पाए तो इन्होंने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। और जब विदेशी घोषित कर दिया तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। 19,48,000 में से 14-14.5 लाख SC ST OBC के लोग हैं। कहते ना हिंदू हिंदू, वो चिल्लाते हैं कि ये भी हिंदू और वो भी हिंदू। अरे वो मुसलमानों के विरोध में इसलिए चिल्लाते हैं ताकि SC ST OBC को गुमराह किया जा सके, और गुमराह करके उन्हीं के विरोध में कानून बनाते हैं और उनको पता भी ना चले और उनके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र करते हैं। एनआरसी का दुष्परिणाम समझना होगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, कोई कार्ड मान्य नहीं होगा। भारत की नागरिकता सिद्ध करने के लिए आपको कोई ये दस्तावेज मान्य नहीं है, और ये भी नहीं बताया गया है कि कौन सा दस्तावेज आपका मान्य होगा, ये भी नहीं बताया गया है। अब आप जब नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाओगे तो आपको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। और इसको ऐसे बहुत अच्छे ढंग से समझोगे कि आपके नाम पर 150 बीघा जमीन है, आपके नाम पर वो जमीन है और आप भारत की नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, तो जमीन किसकी हो जाएगी पता है आपको? अरे विदेशी घोषित होते ही सरकार के पास चली जाएगी। आप इस देश के नहीं रहे तो एनआरसी का कानून इतना खतरनाक है। लेकिन जब बहुजन क्रांति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है उसने 29 जनवरी और 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया, तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने, केवल पॉलिटिकल पार्टी एकमात्र पार्टी थी बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसने पूरी शक्ति के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के कंधे से कंधा मिलाकर भारत बंद किया और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और कानून लागू नहीं कर पाई। यह बहुजन मुक्ति पार्टी की ताकत थी। लेकिन जिन्हें आप अपनी पार्टी मानते हो, जिन्हें अपना नेता मानते हो, कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा कानून, किसानों की हालत देख ही रहे हो आप, किसानों की हालत देख ही रहे हो। कह रहे हैं कि हमने किसानों के फायदे के लिए बनाया है और किसान विरोध कर रहा है। अगर किसानों का तुम्हारा फायदा समझ में नहीं आ रहा तो इस बिल को वापस लेने में हर्ज क्या है? नहीं चाहता तुम्हारा फायदा लेना किसान, क्यों नहीं वापस ले लेते हो? क्योंकि इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि इनके आका अडानी अंबानी हैं, और कानून को पहले लाने से पहले अडानी अंबानी ने अपने गोदाम बना लिए थे, तो इसलिए ये उस कानून को भी वापस लेने वाले नहीं है और किसानों को अडानी अंबानी का बंधुआ मजदूर बना देना चाहते हैं। अगर किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा तो हमारे जो खेतीहर मजदूर हैं उनके क्या हालत होगी आप सोच सकते हो। केवल किसानों का इंतजाम नहीं किया, मजदूरों का भी इंतजाम किया है। बाबा साहब ने लेबर लॉ बनाया, उसमें निश्चित किया कि 8 घंटे एक व्यक्ति से काम लिया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा काम लोगे तो उसको अनुमति लेनी होगी और वो 2 घंटे अगर काम करेगा तो 4 घंटे का ओवर टाइम के रूप में देना होगा। लेबर लॉ खत्म कर दिया। मालूम है क्या आपको? लेबर लॉ खत्म कर दिया, और लेबर लॉ खत्म करके एक व्यक्ति से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना निश्चित कर दिया। और आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार की सब गारंटी खत्म कर दी गई।
मजदूर परेशान, किसान परेशान, एनआरसी के आधार पर पूरा देश के लोग परेशान। कोई नेता बोल नहीं रहा है। उन नेताओं को जिन्हें अपना मानते हो, अगर इन समस्याओं पर भी नहीं बोलते हैं तो और कौन सी समस्याओं पर बोलेंगे? हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता, बलात्कार होता है, तब नहीं बोलते। हमसे ही, हमारे देश के नागरिकों से ही पूछा जाता है कि तुम भारत के नागरिकों सिद्ध करो, तो भी नहीं बोलते हैं। किसानों के विरोध में कानून लाया जाता है, क्या किसान के बेटे सांसद नहीं है? नहीं बोलने का काम करते हैं। मजदूरों के खिलाफ भी कानून बनाया, तब भी नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कानून बनाया है। वो 24 घंटे में किसी भी समय किसी के भी घर और परिसर में घुस सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के, और किसी को भी गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं बिना वारंट के। ये गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। और उनको 24 घंटे ड्यूटी पर मानते हुए अगर वो कोई अपराध भी कर देते हैं तो आपको उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं करा सकते हो। आप सोच सकते हो कौन सा शिकंजा कसना चाहते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार निरंकुश सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार, और उनका साथ सहयोग मूल निवासी बहुजन समाज के नेता भी दे रहे हैं। यहीं तक नहीं दे रहे, वो उनका संविधान को खत्म करने में भी सहयोग दे रहे हैं, तब भी नहीं बोलते। 9 अगस्त 2018 को संविधान की प्रतियां जलाई। मनुवादियों ने कहा कि हमारा संविधान मनुस्मृति है, हम इसे जल्द लागू करके रहेंगे। अगर संविधान खत्म होता है तो जो संवैधानिक सरकार चल रही है वही संविधान के विरोध में काम कर रही है, तो विपक्ष का क्या काम बनता है? सत्ता पक्ष को मजबूर करना। लेकिन विपक्ष भी नहीं करता। जो मूल निवासी बहुजन समाज के सांसद एमएलए जाते हैं वो भी नहीं बोलते, तो कैसे बचाओगे? इस बताओ, मुझे बताओ, संविधान को कैसे बचाओगे? कोई तरीका है? अरे नेता आपके डरा दिए गए, लालच के वशीभूत नहीं बोलते। यही नहीं बोलते, अभी यतीन्द्र नाथ गिरी ने 28 जून को स्टेटमेंट दिया कि नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश हो। इसका मतलब संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसे उपाधि दे रखी है मनुवादियों ने महामंडलेश्वर। अरे होगा तुम्हारा महामंडलेश्वर, वो हमारे संविधान के विरोध में बोलता है। वो संविधान में अगर भरोसा नहीं रखता तो देश छोड़कर चला जाए ना, देश छोड़कर चला जाए। ये देश संविधान से चलता आया है और संविधान से चलेगा। मनुवादियों की मंशा, ये दूषित मंशा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। अगर आप लोगों ने साथ सहयोग दिया तो किसी भी हालत में इनकी मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। तब भी बहुजन नेता नहीं बोलते। ईवीएम के द्वारा वोटिंग राइट खत्म कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड के तहत वोटिंग राइट लिया। ये चाहते थे, मनुवादी चाहते थे कि वोट का राइट उसे होगा जो ग्रेजुएट होगा, यानी बीएस से बीकॉम बीए पास किए हुआ होगा, और जो टैक्स देता होगा। आप 1950 में बताइए कितने लोग ऐसे थे जो टैक्स देते होंगे? कितने लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएट होंगे? क्या थे 1950 में? फिर वोट डालने का अधिकार मिलता आपको? नहीं मिलता तो आप एमपी, एमएलए और मुख्यमंत्री, मंत्री बना पाते? नहीं बना पाते। बाबा साहब ने कहा कि उम्र तुम्हारे लोगों की भी बढ़ती है, उम्र मेरे लोगों की भी बढ़ती है, उम्र को आधार मानूंगा, कोई और बात नहीं मानूंगा। तब वोट डालने का अधिकार मिला तो हमने 1 किलो मुर्गे में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया, एक साड़ी में बेच दिया वोट को, एक बोतल में बेच दिया। वोट की कीमत को हमने समझा, इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज शासक नहीं बना और भारत में आज तक अम्बेडकरवाद स्थापित नहीं हुआ। अगर विचारधारा और उद्देश्य पर वोट डालते तो अम्बेडकरवाद भारत में स्थापित हो गया होता। लेकिन आपने जाति के नाम पर वोट दिया, धर्म के नाम पर वोट दिया, नेता के नाम पर वोट दिया, पार्टी के नाम पर वोट दिया, लेकिन उद्देश्य विचारधारा को नहीं माना, ना समझा। उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर अगर वोट डालते तो निश्चित रूप से आज भारत में अम्बेडकरवाद स्थापित हो गया होता, और इन मनुवादियों की इतनी औकात नहीं हो पाती जो संविधान की तरफ आंख भी उठाकर देख लेते। आज ये हालात बहुत खराब कर दिए गए हैं। ईवीएम घोटाले से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं, लेकिन बहुजन नेता क्यों चुप हैं? बहुजन नेता क्यों चुप हैं? ईवीएम का घोटाला जब 2004 और 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके ईवीएम में चुनाव जीता,
तब भाजपा के लोग जो सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सबूतों के साथ रिट फाइल की कि भाजपा ने घोटाला करके ईवीएम में चुनाव जीता है। अब भाजपा की सरकार आई है तो ईवीएम क्या घोटाले बंद हो गए? अरे नहीं बंद हुए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मनुवादियों की पार्टी है। कांसीराम साहब कहते थे एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, दोनों ही डसने का काम करते हैं और दोनों की योजना में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना। दोनों की योजना में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चाहे सांप नाथ हो या नागनाथ हो, दोनों डसने का काम करते हैं। इसीलिए 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो निजीकरण शुरू किया, और निजीकरण का दुष्परिणाम आप देख सकते हो। आज शिक्षा महंगी हो गई, हमारे लोगों से दूर हो गई। दूर हो गई नहीं हो गई? अरे एमबीबीएस कराने में 1 करोड़ रुपया लगता है। इस गांव में कोई है जो 1 करोड़ रुपए देकर एमबीबीएस करा सके? कोई नहीं है ऐसा। आपको डॉक्टर बनाने लायक नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते हो। ये इतनी महंगी निजीकरण का परिणाम है। कांग्रेस ने शुरू किया था, भाजपा ने यथावत रखा और आज सड़क बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलगाड़ी बेच रहे हैं। क्या नहीं बेच रहे? अरे तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे देशवासियों की प्रॉपर्टी है, उसे बेचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे विपक्ष तो चुप ही चुप है, लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के भी नेता सारे चुप हैं। कैसे कल्याण होगा? कैसे अपने हक अधिकारों को बचाओगे? मुझे बताओ ना। आज तक किसी नेता ने इतनी बातें बताई जो बहुजन मुक्ति पार्टी ने आगे बताई हैं आपको? आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। ईवीएम से वोट का राइट खत्म कर दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि इससे मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए वीवीपैट मशीन लगाई जाए। तो मनुवादियों ने 2014 में 1% से भी कम मशीनें लगाई और चुनाव फिर 2014 में घोटाला करके चुनाव जीता। 2013 का जजमेंट, 2014 में घोटाला करके बीजेपी की सरकार बनी। और बीजेपी की सरकार बनने के बाद 20 जनवरी 2015 को बहुजन मुक्ति पार्टी ने जिला मुख्यालयों पर ईवीएम की शव यात्रा निकाली थी और हर जगह महिलाओं ने कंधा दिया था सबको। ये कहते ना, महिलाएं शमशान नहीं जा सकती, महिलाएं कंधा नहीं दे सकती। हम इनकी सारी परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें मनुवाद तंत्र है ये, अम्बेडकरवाद तो नहीं है ना ये। महिलाओं को भी बराबर का सम्मान देता है अम्बेडकरवाद, तो मनुवाद तंत्र को हम क्यों माने? तो ये ईवीएम की जब शव यात्रा निकाली, उस समय पर लोग ज्यादातर मानते नहीं थे कि ईवीएम में घोटाला है। मात्र 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुस्लिम लोग मानते थे। 2018 में ईवीएम की भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा बहुजन मुक्ति पार्टी ने निकाली। तब भी हमने मायावती को भी पत्राचार किया, अखिलेश यादव को भी किया, जयंत चौधरी को, सबको किया था। किसी ने ईवीएम के विरोध में नहीं आंदोलन खड़ा किया। अगर ईवीएम से वोट डलता है तो क्या आपको विश्वास है कि ईवीएम से जहां जिसको वोट देना चाहते हो उसको जाता है? नहीं जाता। जिसको आप चुनना चाहते हो वो चुनकर नहीं जाता, और जिसको नहीं चुनना चाहते हो वो चुनकर जाता है। इसलिए भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो ईवीएम के घोटाले से चुनी सरकार है, वरना बीजेपी का एक भी काम ऐसा है जिससे इसकी सरकार आनी चाहिए थी। कहा कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के खाते में आएंगे, आए किसी के खाते में? और अमित शाह एक शो में बोलते हैं कि ये तो एक जुमला था, खुद ही कहते हैं हम जुमलेबाज हैं। जुमलेबाजों की पार्टी सत्ता में आ गई, जुमलेबाजों की पार्टी सत्ता में आ गई। उसके बाद कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। दिए क्या? पकौड़ा तलने को रोजगार बता रहा, और एक चाय वाला बता भी क्या सकता है। आज ये हालात पैदा कर दिए गए बेरोजगारी का कि मुर्दा घर की वैकेंसी जब निकलती है तो इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे उस पर आवेदन कर रहे हैं मुर्दा घर में सहायक के पद पर नौकरी के लिए। इससे ज्यादा और क्या खराब आलम पैदा करेंगे? बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ा दी गई है। आज पोस्ट ग्रेजुएट कोई एक ये व्यक्ति नहीं कह सकता पीएचडी करने के बाद भी कि तेरी नौकरी लग ही जाएगी। ये निजीकरण का दुष्परिणाम है। और अपने लोगों को लेटरल एंट्री से परीक्षा भी नहीं देनी है, आईएएस नहीं बना रहे, डायरेक्ट सचिव बना रहे हैं, बस मनुवादी होना चाहिए। ये हालात बहुत खराब कर दिए गए हैं, इनको समझना होगा। कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देश का चौकीदार है तो विजय माल्या 9,432 करोड़ लेकर कैसे भाग गया? नीरव मोदी कैसे भाग गया? मेहुल चौकसी कैसे भाग गया? ये दुनिया भर के जो लोग भागे भागे नहीं है, तुमने चौकीदार ने भगा दिए। तो देश के चौकीदार को हटाने की सख्त जरूरत है।
क्योंकि जब चौकीदार चुनोगे तो शासन करना तो आता नहीं है, वो तो चौकीदारी भी सही से नहीं कर पा रहा, तो देश को क्या चलाएगा? इसके लिए देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहा है। अरे वो कहां से शासन करने लायक है? एक चाय बेचने वाले के हाथ में हाथ देश दे दिया, लोगों ने नहीं दिया, ईवीएम ने दे दिया। अब चाय बेचने वाला कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप आय प्रमाण पत्र बनवाने चले जाओ, जाति प्रमाण पत्र बनवाने चले जाओ, अगर बिना पैसे के बनवा लो। भ्रष्टाचार बहुत छोटे स्तर पे बता रहा हूं, आप देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार केवल जुमलेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं है बीजेपी का जो सरकार आनी चाहिए थी। मोदी सरकार के, योगी सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हम तंग आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है। अरे शिक्षा मित्रों ने नौकरी मांगी, अपने हक अधिकार मांगे तो लाठियां देते हैं बाबा जी। घंटा बजाएंगे तो उन्हें शिक्षा मित्रों के समझ में आएगा क्या देना क्या नहीं देना। अरे घंटा बजाओ बाबा जी जाकर, नहीं चलता तुम पे शासन, नहीं चलाने लायक हो। जब ही प्रदेश के हालात खराब कर दिए, बलात्कार तुम पर रुक नहीं रहे, हत्याएं रुक नहीं रही, जाति के आधार पर भेदभाव रुक नहीं रहा। भाईचारा पैदा करना चाहिए था, लेकिन भाईचारा और भाईचारे को वैमनस्यता में बदल दिया। जाति धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। लेकिन ये सब आज भारत के माइनस जीडीपी 23 से भी ज्यादा माइनस जीडीपी है। देश बिल्कुल कंगाल कर दिया। कहते विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा है। बहुजन समाज पार्टी का क्या नारा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दोनों के अर्थ में अंतर बताओ। अरे भक्ति आंदोलन से हमेशा मनुवाद को फायदा होता, अंबेडकरवाद को फायदा नहीं होता। अगर भक्ति आंदोलन से अंबेडकरवाद को फायदा होता तो भारत में अंबेडकरवाद स्थापित हो गया होता। चाहे व्यक्ति की भक्ति कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की भक्ति कर रहे हो, भक्ति हमेशा अंबेडकरवाद के विरोध में है। सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। गौतम बुद्धा ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मायावती कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप बताओ क्या बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान है? अरे जिनका संविधान जलाया जा रहा है, जिनके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, वो भी खुश हो। जो डाका डाल रहे हैं और जो संविधान जला रहे हैं वो भी खुश हो। दोनों कैसे खुश रह सकते हैं बताओ ना मुझे। कोई तरीका है खुश रहने का? अरे घर हमारा भी लूट रहा है और लूटने वाला भी खुश हो और लुटवाने वाला भी खुश हो, ये संभव है? समझ नहीं आता हमारे लोगों को। अरे उद्देश्य और विचारधारा को अपनाओ, व्यक्ति को अपनाने से कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति को अपनाओगे तो ऐसी दुर्दशा होगी, संविधान जलाया जाएगा। आज जिन्होंने इतिहास में अगर संविधान खत्म करते हैं तो जिन्होंने इतिहास में आपको हक अधिकार नहीं दिए तो भविष्य में देंगे क्या? और देने ही होते तो संविधान को खत्म करने की बात क्यों करते? संविधान को खत्म करने की बात करते, फिर भी वो चुप है। सीबीआई के डर से चुप हैं, लालच में चुप हैं। और डरा हुआ, डर का एक सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है, सिद्धांत है। अब डरे हुए नेता कहां जाएंगे? मर गए। मरना तय है, मरना तो सबको है। मरने का मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब एक डरा हुआ नेता निडर समाज नहीं बना सकता, और जो निडर समाज नहीं बना सकता वो कभी समाज लड़ने लायक नहीं हो सकता, और जो लड़ नहीं सकता वो कभी अपने हक अधिकारों को बचा नहीं सकता, पा नहीं सकता। पा सकता है क्या? अरे डरा हुआ समाज डरा हुआ ही रहेगा। ये नेता अगर जब कोरोना के नाम पर, कोरोना हवाई जहाज से आया, साइकिल से नहीं आया, मोटरसाइकिल से नहीं आया, कार से नहीं आया, ट्रेन से नहीं आया, बस से नहीं आया, हवाई जहाज से आया। तुमने तभी क्यों नहीं उन लोगों को जो विदेश से आए थे उनको 1 महीने क्यों नहीं रोका? पूरे देश को बंधक बनाने की जरूरत नहीं थी। नाकाम सरकार है तुम्हारी, तुम पर कोई योजना बनानी नहीं आती। तुम देश को गर्त में डाल दिया, जीडीपी डालकर माइनस में ले जाकर, और कोरोना के नाम पर पूरे देश की आर्थिक हालात ही नहीं, सारे हालात, रोजगार सब खत्म कर दिए आप लोगों ने। तुम लायक नहीं हो, नालायक हो। अगर लायक होते तो तुम देश की स्थिति को सुधारने में कामयाब होते। अरे विकट परिस्थितियों में ही तो देखा जाता है। एक शराबी की तरह सामान बेच बेच कर कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं।
टीवी बेचकर कुर्सी खरीद लाए, कुर्सी बेचकर स्टूल खरीद लाए, कल को स्टूल भी गायब हो जाएगा। कुछ बचने वाला है क्या? तो ये समझ में आता है कि बहुजन नेताओं को तो बोलना चाहिए, लेकिन बहुजन नेता किसी भी हालत में बोलने लायक नहीं है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में आई और हम लोग गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, गलियों में जाकर समझाने का काम कर रहे कि समझ जाओ, अगर भारत में अंबेडकरवाद को स्थापित करना चाहते हो और अगर संविधान को बचाना चाहते हो तो आओ बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करोगे तो इन मनुवादियों की आंख उठाने लायक संविधान की तरफ नहीं छोड़ेंगे, हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि करनी और कथनी में हमारी में कोई अंतर नहीं है। जागृति का एक सिद्धांत है, जो जागरूक करता है वो धोखा नहीं देता और जो धोखा देता है वो जागरूक नहीं करता। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी का आप साथ सहयोग देते हो तो हम समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये तीनों संविधान में प्रावधान है जो आज तक मनुवादी सरकारों ने नहीं किया। समान शिक्षा से अगर डीएम एसडीएम का बेटा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और एक ही किताब प्राइमरी में पढ़ाई जाएगी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो आप समझकर देखो, सबसे ज्यादा मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों को फायदा होगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा। महिलाओं के लिए जो महिलाओं पर अन्य अत्याचार होता, हमारी विशेष योजना है। हर न्याय पंचायत पर एक चौकी, पुलिस चौकी का निर्माण करेंगे और उस चौकी से महिला अधिकारी को ही नियुक्त करेंगे। उस चौकी पर महिला कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होंगे और महिला की समस्याएं महिला सुनेगी। भला देखते हैं कैसे महिलाओं पर अन्य अत्याचार कैसे नहीं रुकेगा। अरे महिला, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, तुम बलात्कारियों को बचाने का काम करते हो। तुम्हारे नीति और नियत में दोनों में खोट है। हम देखते हैं कैसे अन्य अत्याचार नहीं रुकेगा। अरे महिला की बात महिला ढंग से सुनेगी ना, क्यों नहीं अधिकारियों को नियुक्त करते हो, महिला अधिकारियों को? लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी रही है। आप पढ़ लो ना। स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देंगे। हमारे लोग कुपोषण, बच्चों के कुपोषण की वजह से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं और जो गरीब लोग हैं, जो 84 करोड़ लोग तो भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिए, वो लोग इलाज कराने की स्थिति में भी नहीं है। तो सरकार मुफ्त में इलाज कराएगी और ये सब हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे। हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्लान है और तब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। 28 पॉइंट है जो हैंडबिल में है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, अब तक हैंडबिल पहुंच जाएगा। अगर आप हमारा साथ सहयोग देते हो तो इस अन्याय, अत्याचारी और इन मनुवादी सोच वाले लोगों से निजात दिला पाएंगे। आप हमारा साथ सहयोग दोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।